हेलो बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष उत्पत्ति के आधार पर। जैव संसाधन, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीवन। अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, कोयला इत्यादि। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण स्वरूप भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार संसाधन, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। संचित कोष, वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है। संसाधनों का विकास, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिसमें समाज के दो हिस्सों, संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बंट जाना। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिकी संकट को पैदा किया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा न करे। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं।
देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना शामिल होते हैं। सौरखी संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। गीगी संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। भू संसाधन भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मृदा संसाधन मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा का वर्गीकरण मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। जलोढ़ मृदा संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूनायुक्त होती हैं, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। काली मृदा इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। लाल और पीली मृदा लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्ष वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड्डीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। लेटराइट मृदा लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। मरुस्थली मृदा ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। वन मृदा ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोर पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण मृदा अपर्दन के प्राकृतिक कारक पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन के प्राकृतिक तत्व हैं। मानवीय कारक जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण और खनन आदि मृदा अपर्दन के मानवीय कारक हैं। मृदा संरक्षण के उपाय सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि, पट्टी कृषि, पेड़ों को कतार में लगाकर
रक्षक मेखला बनाना के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।